1 सितंबर 2025 तंजिंग का वही भव्य होटल जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एसईओ समिट के लिए इकट्ठा हुए थे। बाहर से सब कुछ एकदम व्यवस्थित और शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। हर फ्लोर पर सिक्योरिटी की कई लेयर, हर कोने में कैमरे और हर व्यक्ति की गतिविधि पर पैनी नजर। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वीट के अंदर अंतिम तैयारियों में व्यस्त थे। उनका शेड्यूल मिनट दर मिनट तय था। किस वक्त बाहर निकलना है, किस रास्ते से जाना है, कौन सा एग्जिट इस्तेमाल होगा, सब कुछ पहले से प्लान किया जा चुका था। घड़ी ने जैसे ही तय समय को छुआ, दरवाजा खुला। बाहर खड़ी स्पेशल प्रोटेक्शन टीम तुरंत एक्टिव हो गई। वायरलेस पर कोड वर्ड्स गूंजने लगे। अल्फा मूविंग, रूट क्लियर। बुलेट प्रूफ कार ठीक एंट्रेंस पर तैयार खड़ी थी, लेकिन तभी 1 सेकंड के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने अचानक कदम रोक दिए। पूरी सिक्योरिटी टीम एक पल के लिए जर हो गई। वायरलेस पर आवाजें थम सी गईं। हर आंख एक ही दिशा में टिक गई। क्या हुआ? अचानक माहौल में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ विदेशी चेहरे तेज, सटीक और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों ओर एक टाइट सर्कल बना लेते हैं। भारतीय सिक्योरिटी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरा मूवमेंट बदल चुका था। उन्हें उनकी तय बुलेट प्रूफ गाड़ी की ओर ले जाने के बजाय सीधे एक काली, बेहद हाईटेक लिमोजीन के दरवाजे खोले जाते हैं। वो गाड़ी जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले का हिस्सा थी। दरवाजा बंद, इंजन स्टार्ट, लेकिन गाड़ी वहीं खड़ी रही। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। मीडिया इसे 2 देशों की करीबी दोस्ती का प्रतीक समझकर लाइव चला रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस बंद गाड़ी के अंदर हालात कितने तनावपूर्ण हो चुके हैं। अंदर खामोशी भारी थी। हर सेकंड जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट दे रहा था। करीब 10 मिनट तक गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच सिग्नल्स का आदान प्रदान तेज हो चुका था, लेकिन बाहर सब कुछ कंट्रोल में दिखाया जा रहा था। फिर काफिला धीरे धीरे वेन्यू की ओर बढ़ता है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी जब सभी नेता अपनी अपनी गाड़ियों से उतर चुके थे, तब भी उस लिमोजीन का दरवाजा नहीं खुलता। न नरेंद्र मोदी बाहर आते हैं, न व्लादिमीर पुतिन। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूरा 45 मिनट गुजर जाता है। अब बाहर खड़े अधिकारियों के चेहरों पर भी चिंता साफ नजर आने लगती है। मीडिया इसे अभी भी सीक्रेट मीटिंग का नाम दे रही थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो अगर बाहर आ जाता तो पूरी दुनिया की सियासत हिल सकती थी। तभी लिमोजीन के अंदर रखे एक सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस पर हल्की सी बीप सुनाई देती है। सिग्नल एन्क्रिप्टेड था, एक ऐसा चैनल जिसे सिर्फ बेहद सीमित लोग ही एक्सेस कर सकते थे। लाइन कनेक्ट होती है। दूसरी तरफ थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में गंभीरता साफ झलक रही थी। सर, आपको जो गाड़ी अलॉट की गई थी वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। गाड़ी के अंदर एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। नरेंद्र मोदी बिना घबराए बेहद नियंत्रित स्वर में पूछते हैं, किस तरह का खतरा? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आता है, हमने एक एक्टिव असैसिनेशन प्लॉट इंटरसेप्ट किया है और जो कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है वो एक हाई लेवल विदेशी एन्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। व्लादिमीर पुतिन की निगाहें भी गंभीर हो जाती हैं। बाहर की दुनिया अभी भी इसे एक सामान्य डिप्लोमैटिक मोमेंट समझ रही थी, लेकिन अंदर हालात कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। मोदी एक शब्द में पूछते हैं, सोर्स? दूसरी तरफ से जवाब आता है, प्रारंभिक विश्लेषण में यह सिग्नेचर CIA के इस्तेमाल किए गए एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल से मिलता जुलता है। यह सिर्फ एक खतरा नहीं था, यह एक ऐसा खेल था जिसमें कई देशों की परछाइयां शामिल थीं। लिमोजीन के अंदर हवा जैसे भारी हो गई और यहीं से कहानी अचानक मोड़ लेती है। समय पीछे जाने लगता है।
27 अगस्त 2025, ढाका का एक शानदार 5 स्टार होटल। लॉबी में हलचल थी, विदेशी मेहमानों की आवाजाही जारी थी और उसी भीड़ के बीच एक व्यक्ति चुपचाप अंदर दाखिल होता है। करीब 50 साल का वो आदमी, साफ सुथरा सूट, आत्मविश्वास भरी चाल और हाथ में 3 भारी सूटकेस। रजिस्टर में उसने नाम लिखा टेरेंस। पहली नजर में वो एक आम अमेरिकी बिजनेसमैन लगता था, लेकिन उसकी असली पहचान कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो दरअसल CIA का एक अंडरकवर ऑपरेटिव था। उसके साथ लाए गए सूटकेस में कपड़े या सामान नहीं थे, बल्कि छुपा था एक पूरा ऑपरेशन। अंदर थे एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस, एन्क्रिप्टेड ट्रांसमीटर और एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट, एक ऐसे मिशन का जो दुनिया की राजनीति को हिला सकता था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा लॉक किया, पर्दे बंद किए और फिर एक एक करके सूटकेस खोलने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका कमरा एक मिनी कमांड सेंटर में बदल चुका था। स्क्रीन ऑन हुई, सिग्नल्स एक्टिव हुए, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्ट होने लगे। उसका मिशन बिल्कुल स्पष्ट था, सही वक्त पर अपने हिट स्क्वाड को आदेश देना। टारगेट नरेंद्र मोदी। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि टेरेंस को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद किसी और की नजरों में आ चुका है। उसकी हर मूवमेंट, हर सिग्नल, हर कनेक्शन कहीं ना कहीं कोई और भी देख रहा था। मॉस्को में बैठे SVR के टेक्निकल यूनिट को अचानक कुछ असामान्य सिग्नल्स पकड़ में आते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग थी, न तो किसी सामान्य सिविल नेटवर्क जैसी और न ही किसी रूटीन मिलिट्री चैनल जैसी। ये एक हाई ग्रेड एन्क्रिप्शन था जो लगातार ढाका और समिट के लोकेशन के बीच एक्टिव बना हुआ था। मामला गंभीर था। कुछ ही देर में ये इंटेल भारत पहुंचा। नई दिल्ली में उसी रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। टेबल के एक तरफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और बीच में अजीत डोवाल। कमरे में एक ही सवाल था, खतरे को रोका कैसे जाए। काफी देर तक चर्चा चलती है और आखिरकार एक रणनीति तय होती है। अगर कमांड सेंटर को ही खत्म कर दिया जाए तो पूरा ऑपरेशन अपने आप ढह जाएगा। कट टू 1 सितंबर, ढाका का वही होटल। कमरे के अंदर टेरेंस पूरी तरह निश्चिंत बैठा था। टेबल पर खुला लैपटॉप, स्क्रीन पर एन्क्रिप्टेड कोड्स और हाथ में विस्की का गिलास। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे जीत बस कुछ घंटों दूर हो। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। खेल अब उसके हाथ से निकल चुका था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सुरक्षा की हर परत पहले ही भेद दी गई है। वो धीरे से गिलास उठाता है, एक घूंट लेता है और उसी पल कुछ बदल जाता है। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगती हैं, सांसें असामान्य हो जाती हैं, आंखों के सामने धुंध छाने लगती है। वो घबराकर उठने की कोशिश करता है, कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचना चाहता है, लेकिन शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ता है। कमरा फिर से शांत हो जाता है। न कोई गोली चली, न कोई शोर हुआ और उसी खामोशी में पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। कमरा अब सिर्फ एक साइलेंट जोन नहीं रहा था, वो पूरे ऑपरेशन का गिरा हुआ केंद्र बन चुका था। जिस जगह से पूरा मिशन कंट्रोल होना था, वही अब खत्म हो चुका था। कुछ ही देर में होटल के बाहर हलचल तेज हो जाती है। विदेशी एजेंसियों से जुड़े कुछ लोग सीधे अंदर प्रवेश करते हैं। स्थानीय सुरक्षा को एक तय सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। पूरा फ्लोर अचानक रिस्ट्रिक्टेड घोषित कर दिया जाता है। दरवाजा बंद, कमरा सील। अंदर मौजूद हर चीज को बेहद सावधानी से कंट्रोल में लिया जाता है। टेरेंस की बॉडी को बिना किसी देरी के अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कोई औपचारिक जांच नहीं, कोई सार्वजनिक प्रक्रिया नहीं, सब कुछ तेजी और खामोशी में निपटाया जा रहा था। तीनों सूटकेस भी तुरंत जब्त कर लिए जाते हैं। यही वो सूटकेस थे जिनमें उस पूरे मिशन की रीढ़ छुपी थी। कम्युनिकेशन सेटअप, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क और ऑपरेशन का पूरा खाका। उसी दौरान एक अलग टीम सक्रिय हो जाती है, साइबर यूनिट। कुछ ही घंटों में टेरेंस से जुड़ा हर डिजिटल निशान मिटाया जाने लगता है। पासपोर्ट रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री, आधिकारिक पहचान, सब कुछ एक एक करके गायब होने लगता है, जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। कुछ समय बाद CIA की तरफ से एक संक्षिप्त बयान सामने आता है।
इस तरह के किसी ऑपरेशन की जानकारी या पुष्टि नहीं है। मामला वहीं दबा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ समिट लोकेशन पर हालात पूरी तरह बदल चुके थे। हर एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी जाती है। हर मूवमेंट दोबारा वेरीफाई हो रही थी। हर चेहरे पर सतर्कता साफ नजर आ रही थी। इसके बाद पूरी रणनीति पलट दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर मूवमेंट को नए सिरे से डिजाइन किया जाता है। पहले से तय प्लान पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है। अब हर कदम पर अनिश्चितता ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुकी थी। एक नहीं, कई डमी काफिले तैयार किए जाते हैं। अलग अलग दिशाओं में निकलते वाहन, हर रूट आखिरी पल तक गोपनीय। किसी को नहीं पता असली मूवमेंट कहां से होगी। इंटेलिजेंस इनपुट्स अब साफ इशारा कर रहे थे। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक मल्टी लेयर प्लान तैयार किया गया था। पहला खतरा, लॉन्ग रेंज स्नाइपर। अगर वो असफल हो जाए तो सेकेंडरी ब्लास्ट की तैयारी। और आखिरी विकल्प, रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन स्ट्राइक। एक ऐसा प्लान जिसमें किसी भी हालत में टारगेट को बचने का मौका ना मिले। लेकिन टेरेंस के गिरते ही पूरी चेन टूट चुकी थी। कमांड सेंटर खत्म होते ही हिट स्क्वाड तक कोई फाइनल सिग्नल नहीं पहुंच पाया। जो लोग एक्टिव होने वाले थे वे इंतजार में ही रह गए। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बिखर गया। समिट अपने तय शेड्यूल के साथ पूरा होता है, लेकिन अब हर सेकंड हाई अलर्ट में बीतता है। और फिर 2 सितंबर, सभी सुरक्षा परतों को पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित भारत लौट आते हैं। भारत वापसी इस बार एक साधारण प्रोटोकॉल नहीं थी। ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन जैसा ट्रीट किया गया। एयरपोर्ट से लेकर राजधानी तक हर रास्ता पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका था। हर ओवरब्रिज, हर बिल्डिंग, हर मोड़ पर निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक नहीं, कई परतों में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा था। फिर भी एजेंसियों की सतर्कता कम नहीं हुई। इंटेलिजेंस इनपुट्स अभी भी इशारा कर रहे थे कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। संभावना ये थी कि असली प्लान के साथ साथ एक बैकअप स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया हो, जो सही मौके का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन जब प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे तो माहौल सामान्य लग रहा था। लोगों की तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। लेकिन तभी उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ एक लाइन कही, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था, या इसलिए कि मैं वापस आ गया? भीड़ हंस पड़ी, लेकिन इस वाक्य के पीछे छिपा संकेत सिर्फ कुछ लोगों को समझ आया। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक संदेश था कि हालात कितने गंभीर थे। इसके बाद घटनाएं और दिलचस्प मोड़ लेती हैं। अचानक कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय दौरे स्थगित कर दिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस का समिट, आसियान की मीटिंग और अन्य महत्वपूर्ण मंच जहां उनकी उपस्थिति तय मानी जा रही थी, वहां अब खाली कुर्सी रह जाती है। यह फैसला साधारण नहीं था। एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं थीं। हर इनपुट को गंभीरता से लिया जा रहा था। और यहीं से यह पूरी कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या यह केवल एक नाकाम साजिश थी, या फिर यह एक बड़े भू राजनीतिक खेल की सिर्फ पहली चाल थी?